हेलो बच्चों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सभी अपने छोटे मोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं? गृह विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर, जो 2025-26 पर आधारित है। ठीक है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी कक्षा 9 गृह विज्ञान में जो भी प्रश्न पत्र आता है वो किस टाइप का होता है, क्योंकि ये बच्चे अभी कक्षा 8 पास करके नाइन्थ में आए हैं। नाइन्थ, और अगर देखेंगे हाई स्कूल का जो सिलेबस होता है अर्थात 9 और 10 का जो सिलेबस होता है, ये इससे पिछली कक्षाओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा कह सकते हो ब्रॉड लेवल का होता, भयंकर होता है। पहले वहां तो छोटे छोटे प्रश्न पढ़ते थे कि ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी में पढ़ते थे छोटी छोटी कहानियां, इसमें राजा का क्या नाम था, राजा ने किसको मार दिया, कुछ ऐसा पढ़ते थे। लेकिन अब जब आप देखेंगे, जब कक्षा 9 और 10 की बात करेंगे तो वहां एकदम सिलेबस अलग हो जाता है। एकदम भयंकर टाइप से आपको दिखेगा कि हाँ, एकदम ये भयंकर इतना ब्रॉड लेवल का सिलेबस कैसे आ गया। पहले वहां तो छोटी छोटी किताबें होती थी और छोटी कापियों पर पूरी किताब के प्रश्न उत्तर आ जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। वहां जब विज्ञान आप पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, उसकी एक ही किताब होती थी, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो साइंस 3 भाग में बढ़ जाएगी। फिजिक्स में बढ़ जाएगी, केमिस्ट्री में बढ़ जाएगी, और किसमें, बायोलॉजी में। वहां पर मैथ पढ़ते थे, यहाँ पर जब आएंगे तो मैथ के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट हो जाएगी और एक सेकंड हो जाएगी। ठीक है। वहां पर आप पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान जैसे, तो सामाजिक विज्ञान की एक किताब होती थी। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में ही 4 टाइप हमें पढ़ना है। एक तो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, और अर्थशास्त्र पढ़ना है, और सामाजिक विज्ञान उसमें पढ़ना है, जियोग्राफी कह सकते हो, और कौन सी, इकोनॉमी पढ़ना है। तो अब आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत भयंकर हो जाता है। तो अब ये जानना बहुत ज्यादा उचित हो जाता है कि जो भी प्रश्न पत्र आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। तो इसी पर हम आधारित कक्षा 9 के लिए वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है आप सभी की, उसके लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि कक्षा 9 में जो मॉडल पेपर आएगा वो किस टाइप का आने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्नों का पैटर्न क्या रहेगा, विकल्पी प्रश्न कितने होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, क्या और भी कुछ दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जैसे आपको पता, समय जो है वो कितना, 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये कक्षा 9 के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लाया गया है। इसमें अगर देखें तो पूर्णांक कितने का, 70 नंबर का। कितने नंबर का, 70 नंबर का पूर्णांक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नोट, सबसे पहले इसमें नोट दिशा निर्देश भी देख लेते हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित किया गया है। एक तो खंड आ है और दूसरा कौन सा है, खंड बा है। अर्थात 2 खंडों में विभाजित है, उसमें एक खंड आपको कौन सा मिलेगा, आ, और दूसरा कौन सा मिलेगा, खंड बा मिलेगा। अगला अगर देखें तो कह रहा खंड आ में, किसमें, खंड का में। अच्छा, यहाँ पर वहां बा था, यहाँ पर का हो गया, ठीक, उससे कोई समस्या नहीं, खंड का खा हुआ यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इसे खंड आ आप कर सकते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड जो बा होगा उसमें आपको अति लघु उत्तरी और कौन से, लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी, 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अर्थात जो आप दूसरा खंड देखेंगे तो उसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं। और जिनके उत्तर आपको क्या करना है, और उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। आपको बताने हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का है, और आपको यह भी बताया गया होगा कि कितनी लाइनों में लिखना है। अर्थात प्रश्न के सामने उसके नंबर्स जो है, उसके जो मार्क्स हैं वो अंकित किए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो खंड है वो हम करने की कोशिश करते हैं। कौन सा खंड है पहला, इस सबसे पहला जो खंड है देखिए क्या कह रहा है। पहले खंड में हमसे कह रहा कि बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड आ में कौन से प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और बहुविकल्पी आपको पता है कि जो कक्षा 9 में और कक्षा जो 10 में बहुविकल्पी होते, टोटल 20 विकल्पी होते हैं। कितने विकल्पी होते हैं, टोटल 20 विकल्पी होते हैं। तो सबसे पहला विकल्पी क्या कह रहा है, कह रहा है गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत
किसका अध्ययन किया जाता है? गृह विज्ञान का मतलब घर की विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है वस्तुओं का या किसी विषय का या किसी के बारे में सुव्यवस्थित और सुतरीके का अध्ययन करना। इसका मतलब घर से जो संबंधित वस्तुएं हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से अगर हम अध्ययन या व्यवस्थित करते हैं तो उसे गृह विज्ञान कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से उपागम आएंगे, तो पहला कह रहा गृह विज्ञान, गृह प्रबंधन तो आएगा ही, क्योंकि अगर हम गृह प्रबंधन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सुव्यवस्थित और सुसंगठित में। सुसंगठित और सुव्यवस्थित में जैसे आएगा तो विज्ञान की शाखा में जाएगा। इसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है, गृह अर्थव्यवस्था में। गृह अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? लेन देन में। जैसे कोई भी वस्तु लाए हैं तो उसका कितना मूल्य, कितने मूल्य की मिलनी चाहिए और हम उससे अधिक पर तो नहीं ले आए। दूसरी बात, सामग्री घर की मंगवानी है तो हमें कितने रुपए चाहिए, जोड़ घटाना तो हमें आना ही चाहिए कम से कम। तो गृह विज्ञान में अर्थ जो, अगर एक कुशल जो गृहिणी होती है उसे जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए, गृह विज्ञान की अर्थव्यवस्था को सुसज्जित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए। दूसरा, आहार एवं पोषण। अब अगर यही नहीं पता है गृहिणी को कि कौन सा भोजन ठीक है, कौन सा भोजन किसी व्यक्ति को देना चाहिए, एक रोगी को कौन सा भोजन देना चाहिए, एक एकदम स्वस्थ व्यक्ति को कौन सा भोजन देना चाहिए, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? गृह विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। अगला, इन सभी, तो आपको पता है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे लास्ट वाला, इन सभी का। कौन सा हो जाएगा? इन सभी का हो जाएगा। दूसरा देखिए, और सभी लोग आप उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, एकदम हलवा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गृहिणी को पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन का आधार होना चाहिए। मतलब जो भी परिवार के मेंबर हैं उनको अगर गृहिणी कोई कार्य बांट रही है कि ये कार्य तुम करोगे, ये कार्य तुम करोगे, तो किस आधार पर होना चाहिए, कौन से आधार पर उनको कार्य बांटना चाहिए, विभाजित करना चाहिए? तो सबसे पहला अगर देखे कह रहा उनकी कार्य दक्षता, उनकी कार्य दक्षता के आधार पर। ठीक है, मान लेते किसी कार्य करने की तो दक्षता बहुत ज्यादा है, वो 200 कुंटल उठा सकता है, 100 कुंटल उठा सकता है, हालांकि इतना तो नहीं उठा सकता, मान लेते 2 कुंटल 50 किलो उठा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो मान लेते हैं वो व्यक्ति 2 कुंटल उठा सकता है, 1 कुंटल उठा सकता है, लेकिन जो हमें कार्य देना है वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला कार्य है, तो ये भी तो हो सकता है। तो सिर्फ दक्षता तो को मायने नहीं रखा जा सकता है। अगला कह रहा है उनकी योग्यता। तो सपोज कर लेते हैं किसी व्यक्ति की योग्यता तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, तो उस आधार पर भी नहीं। ना सिर्फ इसके आधार पर कार्य बांटा जा सकता है, ना सिर्फ इसके आधार पर कार्य बांटा जा सकता है। इसके बाद कह रहा उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता दोनों के आधार पर। इसका मतलब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये वाला का नंबर सही हो जाएगा। उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता दोनों के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, जीवन रक्षक। अगला तीसरा, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे फिर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जीवन रक्षक आवश्यकता होती है, जीवन रक्षक की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति मानव अस्तित्व के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाती है, जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाती है। इसके बाद कह रहा है जिसकी पूर्ति से कार्य कुशलता बढ़ती है, जिसकी पूर्ति से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। जरा देखिए, जीवन रक्षक का, जीवन रक्षक आवश्यक होती है, क्यों आवश्यक होती है? जिसकी पूर्ति से मानो अस्तित्व के लिए की जाती है। तो आप ध्यान रखना इसका जो सही आंसर होगा, जिसकी पूर्ति मानो अस्तित्व के लिए की जाती है, किसका? जीवन रक्षक की आवश्यकता। अगला देखिए जल्दी से, 4 में कह रहा है ये तो सभी को ही पता होगा। क्या कह रहा है? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। तापक्रम का मतलब तापमान कितना होता है। ठीक है, इसमें पहला 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला क्या कह रहा है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप सभी को पता है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
कोई समस्या यहाँ तक? अगला देखा जाए जल्दी से, अगला आप सभी लोग बताएं। कह रहा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, भारतीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसकी शाखा कहाँ पर होती है? प्रत्येक नगर में होती है, प्रत्येक गांव में होती है, प्रत्येक कस्बे में होती है, प्रत्येक जिले में होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर होती है? प्रत्येक जिले में होती है। कहाँ पर होती है? प्रत्येक जिले में होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण करती है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण करती है। कौन करती है? नाइट्रोजन। क्या सांस के रूप में हम नाइट्रोजन लेते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुद्धिकरण करती है। ऑक्सीजन, और कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H2, ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, और नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है? N2 होता है। ठीक है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा विषैला होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो श्वसन क्रिया में रक्त शुद्धिकरण करती है कौन? ऑक्सीजन शुद्धिकरण करती है। कौन करती है? ऑक्सीजन। एक बार देख ले सभी लोग, कौन शुद्धिकरण करती है? ऑक्सीजन। इसके बाद अगला क्या है? अगला अगर देखें तो क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारतवर्ष में प्राय सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं क्योंकि, भारतवर्ष में प्राय सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं क्योंकि बहुमूल्य होते हैं, सहज ही उपलब्ध हैं, वातावरण के अनुरूप होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आप सभी को पता है कि जब गर्मियां आती हैं तो लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं? हल्के और सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से पहनते हैं? हल्के और सूती वस्त्र। क्यों? क्योंकि पहनने से इसे ज्यादा गर्म नहीं लगता है। इसका मतलब ये वस्त्र क्या करते हैं? जो हीट तरंगे होती हैं या ऊष्मी तरंगे होती हैं, इनका क्या कर देती हैं? परावर्तन कर देते हैं। परावर्तन का मतलब है ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे। मतलब ये अवशोषण नहीं करते, अगर अवशोषण कर लेते तो सुचालक हो जाते। तो जो सूती वस्त्र होते हैं, ये जो हीट तरंगे होती, ऊष्मी तरंगे होती हैं, इनका क्या कर देती हैं? परावर्तन कर देते हैं। और परावर्तन का मतलब इनको अपने में अवशोषित नहीं करते। अगर अवशोषित कर लेती तो ऊष्मा के सुचालक, अगर परावर्तित कर देती तो ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें घा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, कह रहा व्यक्ति सज्जा के लिए आवश्यक है उचित वेशभूषा। व्यक्ति को थोड़ा सही दिखना, सजने, या कह सकते हो तो व्यक्ति सज्जा के लिए आवश्यक है उचित वेशभूषा, श्रृंगार एवं उचित केश विन्यास। हाँ, केश विन्यास भी उचित है। अब एकदम बाल थोड़ा अच्छे से बाल खींच लिए हैं या इधर उधर जा रहे हैं तो व्यक्ति देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद कह रहा बात करने तथा उठने बैठने के तरीके। तो ये भी तो देखा जाता है कि अगर व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, बात कैसे कर रहा है, उठता बैठता कैसे है, और उसका चलने का ढंग कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन होगा। कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद कह रहा अधिकांश जंक फूड में मुख्य रूप से पाया जाता है, अधिकांश जंक फूड में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। जंक फूड में विटामिन। जंक फूड मना किया जाता है खाने के लिए, तो आपको पता है उसमें प्रोटीन तो पाया नहीं जाता होगा, विटामिन भी नहीं पाया जाता है होगा। अगर ये सब जंक फूड में पाया जाता तो लोग इसे कहते खाने के लिए। इसके बाद कह रहा है सभी पोषण तत्व ये भी नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है? प्रसंस्कृत जो है, ये क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि जंक फूड बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घाव पर पट्टी को रोकने में, उसके बाद रक्त स्राव को रोकने में, अथवा विष को अधिक दूर तक ना फैलने देने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे क्यों उपयोग किया जाता है? रक्त स्राव को रोकने अथवा विष को अधिक दूर तक ना फैलने देने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है? कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का काम होता है, किसका काम? पोटेशियम परमैंगनेट का काम आता है। क्या काम होता है? चोट पर लगाने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, घाव को भरने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। किसको? कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो आप ध्यान रखना इसका उपयोग क्यों किया जाता है? घाव को साफ करने में। किसको साफ करने में? घाव को साफ करने में। अगला देखिए, कह रहा किस रक्त नलिका के कट जाने पर लगातार रक्त प्रवाह होता रहता है, लगातार रक्त बहता रहता है। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा दिया गया है? पहला ऑप्शन सिरा दिया गया है, दूसरा नाड़ी दी गई है, तीसरा तंतु दिया गया है, और चौथा कौन सा दिया गया है? धमनी दी गई है। कौन सा दिया गया है? चौथा धमनी दी गई है। तो आपको पता है कि कौन सी नलिका के कट जाने पर, किसके कट जाने पर? ये कट जाने पर। ठीक है, समझ में आया? किसके कट जाने पर? धमनी के कट जाने पर। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? अगला अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कुपोषण जनित रोग है? एक तो इनेमिया। कौन सा? इनेमिया, मैरसे मैरेसमस, उसके बाद अस्थिर विकृत, ये सभी। तो कुपोषण जनित रोग जो है, तो आपको पता है इसमें देखिए तीन प्रकार के रोग दिए गए। कितने प्रकार के दिए हैं? तीन प्रकार के रोग दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सभी जो भी हैं, सभी चाहे इनीमिया हो या मैरस्मस हो या अस्थि स्थि विकृत हो, जब हड्डियां कमजोर होंगी तभी तो अस्थि विकृत हो सकती है। तो ये सभी प्रकार के कुपोषण जनित रोग हैं। इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा? इसका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। अगला देखिए, सभी लोग जल्दी से अगला देखिए। और क्या कह रहा है? किसी भोज्य पदार्थ से, देखिए और बताइए सभी लोग, क्या कह रहा है? किसी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? आप सभी को पता है कि अगर कोई भोज्य पदार्थ आप खाते हैं, खाने वाला पदार्थ अगर कोई खाते हैं तो उस पर लिखा होता है, मान लेते हैं कोई पैक आप खरीदे, उस बिस्किट हो गया जैसे, तो उस बिस्किट पे लिखा होता है कि जो आप खा रहे हैं इसमें जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कितने में मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, और उसके साथ ही कैलोरी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कैलोरी। तो इसका मतलब ग्राम, ग्राम तो आपको पता है, द्रव्यमान, औंस ये भी नहीं होगा, डिग्री आपको पता है, तापमान, और ये कोड के लिए भी हो सकता है। और इसमें कौन सा होगा? कैलोरी हो जाएगा। कौन सा होगा? कैलोरी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है छोटी आंत की सामान्यता लंबाई होती है। किसकी? छोटी आंत की सामान्यता लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है? कह रहा है 5 मीटर। कितने मीटर? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और कितना? 20 मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो सामान्यता कितनी होती है, सॉरी कितनी होती है? 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, और कितना है? 5 मीटर। तो कितना होता है? 5 मीटर होता है। कितना होता है? 5 मीटर होता है। एक बार देख ले सभी लोग जल्दी से, कितना होता है? 5 मीटर होता है। इसके बाद अगला देखिए, सेंट जाल झोली का काम क्या है? सेंट जाल झोली का काम क्या है? कह रहा है, क्या कह रहा है? एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना, एक हाथ को सहारा देना, दोनों हाथों को सहारा देना, और ये सभी। तो आप ध्यान रखेंगे इसका काम ये सभी है। क्या है? ये सभी है। इसके बाद कह रहा है प्रचारिका को नहीं होना चाहिए। प्रचारिका को नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रचारिका का मतलब होता है जो उपचार करती या जो रोगी होते हैं उनकी जो देखभाल करती, अर्थात आप कह सकते हो नर्स। तो देखिए क्या कह रहा है? प्रचारिका को नहीं होना चाहिए। स्वस्थ, अब जब स्वस्थ नहीं होगी तो रोगी की देखभाल कैसे करेगी? तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। हंसमुख, हंसमुख भी होना चाहिए एकदम, नहीं कि तो गुस्सा होकर आ रही है, एकदम चिड़चिड़ापन है कि कुछ भी कह दे रोगी तो तुरंत डांट के बोल रही, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। दूरदर्शी, हाँ दूरदर्शी भी होना चाहिए कि ये अगर हम कर रहे हैं तो इससे हो सकता है, ये समस्याएं हो सकती है। अगला क्या कह रहा है? चिड़चिड़ा। तो आपको पता है एक परिचारिका नर्स को चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चिड़चिड़ा नहीं होना
चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है रोगी के कमरे की दीवारें पुती होनी चाहिए। रोगी के कमरे की दीवारें पुती होनी चाहिए पेंटस से, चूने से, डिस्टेम्पर से, किसी से भी। तो आप ध्यान रखेंगे रोगी की जो दीवारें हैं वो किससे पुती होनी चाहिए? डिस्टेम्पर से। किससे होनी चाहिए? डिस्टेम्पर से होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेम्पर जो होता है वो साफ सफाई वाला होता है और ये रोगी के स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ठीक से उठ बैठ ना सके ने वाले रोगी को चाहिए। क्या चाहिए? सामान्य बिस्तर। सामान्य मतलब जो सभी के लिए यूज होता है, जो रोगी हैं जो नहीं हैं। और अगला, अगला क्या कह रहा है? कौन सा? कंबलों का बिस्तर। कौन सा? कंबलों वाला बिस्तर। और अगला कह रहा है विशेष बिस्तर। और अगला कह रहा है सिलवट युक्त बिस्तर। तो आपको पता है ये सब गलत हो जाएंगे। इसमें कौन सा? अगर रोगी है तो उसको एक विशेष बिस्तर, उसकी समस्या के अकॉर्डिंग उसे एक विशेष बिस्तर चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है? विकल्पी, लास्ट विकल्पी बचा है और इसे हम समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन से प्रश्न है खंड दूसरे में। क्या कह रहा है? कह रहा है सड़क सुरक्षा में शामिल है अपनी लेन दे अपनी लाइन में, अपने लाइन में, ठीक है, अपनी लाइन में वाहन चलाना, ठीक है, ये भी सही है। हाँ। नशे में वाहन नहीं चलाना, ये भी सही है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी अर्थात ऊपर के सभी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ऊपर के सभी हो जाएंगे। ठीक है। आया यहां तक समझ में? आपको पता चल गया कि कक्षा 9 में जो होम साइंस का पेपर बनेगा वो कितने विकल्पी होंगे? 20 विकल्पी होंगे। एकदम सिंपल सिंपल हलवा टाइप के विकल्पी होंगे। अगला देखा जाए। अगला देखिए, कह रहा खंड बा है और उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है खंड बा में। तो इसमें अगर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है घर परिवार के संदर्भ में कार्य व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? कह रहा है घर और परिवार में जो कार्य व्यवस्था है उससे क्या अभिप्राय है? कार्य व्यवस्था का मतलब जो भी कार्य करना है वो सभी को एकदम विधिवत तरीके से बांट देना चाहिए, कि घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी कार्य क्षमता के अनुसार और योग्यता के अनुसार उनको कार्यों को क्या कर देना चाहिए? विभाजित कर देना चाहिए। अर्थात इसमें कार्य का क्या करना चाहिए? कार्य विभाजन। कार्य का विभाजन। और किस आधार पर? कार्य का विभाजन जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता व योग्यता दोनों का ध्यान रखना होगा। व योग्यता, सिर्फ एक के आधार पर विभाजन नहीं करना है, ठीक है, दोनों के आधार पर विभाजित करना है। ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है? आहार एवं स्वास्थ्य किस प्रकार का संबंध है? आहार और स्वास्थ्य किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित? थोड़ा समझिए। अगर हमें जो आहार मिलेगा, आहार का मतलब जो खाने वाली सामग्री होगी, अगर वो आहार युक्त होगी अर्थात उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सभी होंगे, तो व्यक्ति क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ का मतलब अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा कब रहेगा? जब उसे सही आहार मिलेगा, सही खाने की वस्तुएं मिलेंगी, संतुलित मिलेंगी, उसमें संतुलित आहार मिलेगा, कुछ छूटा नहीं होगा, सभी विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, खनिज लवण मिल रहे हैं। अगर सभी मिल रहे हैं तो व्यक्ति का संबंध कहना किस प्रकार का? तो जब व्यक्ति स्वस्थ होगा कब? जब सही से उसको आहार मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि एक दूसरे के पूरक कह सकते हो। ठीक है, कि अगर संतुलित आहार, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो आहार भी संतुलित कर रहा होगा, अगर संतुलित आहार करेगा तो स्वस्थ भी होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ये पूरक है। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा इसके बाद कह रहा है, एक मिनट, हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि पर्यावरण में जो भी वायु पाई जाती है, पर्यावरण में प्रदूषण का मतलब क्या है? कि पर्यावरण में जो भी वायु पाई जाती है, वायु में अवांछनीय विषैली गैस से जब आकर मिल जाती हैं तो पर्यावरण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है।
अब आपको पता है कि जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगी है वहाँ पर देखो कितना ज़्यादा प्रदूषण है। दिल्ली प्रदूषण की समस्या, हमेशा दिल्ली में हमेशा प्रदूषण की समस्या रहती है। कौन सा प्रदूषण? पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो पर्यावरण प्रदूषण कोई एक नहीं, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जितने भी प्रदूषण है वो सब पर्यावरण प्रदूषण। जैसे उसमें वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रदूषण हो सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है अगला 24 नंबर, शुद्ध रेशम की पहचान क्या है? किसकी पहचान? शुद्ध रेशम की क्या पहचान है, इसके बारे में आपको बता देना है। बच्चों के लिए दूध क्यों आवश्यक है? आपको पता है कि दूध जो होता है उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। वो एक संतुलित आहार होता है। तो बच्चों की वृद्धि के लिए, अच्छे से वृद्धि के लिए और उनके शरीर की अच्छे प्रकार से मरम्मत के लिए दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? दूध की आवश्यकता होती है। इसके बाद कह रहा गुलाब जल का क्या प्रयोग है? किसका? गुलाब जल का प्रयोग क्या, क्यों किया जाता है? तो आपको पता है गुलाब जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। आ, गुलाब जल का उपयोग शरीर पर किया जाता है, क्योंकि अगर शरीर में जैसे मान लेते हैं जैसे आप देखें पैर में फटने लगते हैं पैर। अगर पैर फटने लगते हैं और भी समस्याएं, त्वचा जो रूखी होने लगती है, तो उस समय गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा सफल गृह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? सफल गृह अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें लेन देन या वस्तुओं को किस वस्तु की जरूरत है, अनाज के बारे में, इन सब के बारे में। तो अगर मुख्य विशेषताएं अगर देखें सफल गृह अर्थव्यवस्था, तो उसमें पहले से ये होना चाहिए कि एक सफल गृह जो है उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं लानी है, बचत कितनी हो रही है, किस वस्तु पर कितना खर्च करना है, कौन सी वस्तुएं किस मात्रा में, बचत के साधन कौन कौन से हैं, तो इन सब के बारे में ही है। ठीक है। इसके बाद जंगलों में जनजीवन, जनजीवन में, जंगलों का जनजीवन में क्या महत्व है? जंगल जो है वो जन का मतलब लोगों के जीवन पर महत्व क्या है? तो आपको पता है जंगलों, जो भी जंगल हैं ये प्रदूषण को आप कह सकते हो कम करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं, ये भी कह सकते हो। और जंगलों के कारण हमें ताजी हवाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये कह सकते हो। और जब जंगल होते तो यहाँ पर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनको खत्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जड़ी बूटियां कह सकते हो उपचार के लिए, और हमें ताजी हवाएं प्राप्त होती, ताजी सब्जियां भी प्राप्त हो सकती हैं। ये सब जंगलों का महत्व है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न में अगर देखें क्या कह रहा है, व्यक्ति वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में उपयोग एवं महत्व समझाइए। कह रहा है वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में उपयोग और महत्व। तो वस्त्रों का उपयोग क्यों है, इसमें भी कुछ बताना है। वस्त्र क्यों पहने जाते हैं और इनका महत्व क्या है? आपको पता है वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, आपको पता है जो भी इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, घर में अनाजों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? तो घर में अनाजों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे इसके बारे में बताना है। एक तो जो भी अनाज है उसको एकदम व्यवस्थित तरीके से रखना है, उसके नमी से बचाना है। अच्छे डिब्बे, मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं कि अगर किचन में रखे हैं तो उनको व्यवस्थित तरीके से डिब्बे में रखना है, बंद करके, नमी से बचाना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हैजा रोग का उपचार आप किस प्रकार करेंगी? ठीक है, हैजा रोग जो होता है वो कैसे आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैजा कैसे आता है, हैजा जो रोग है वो कैसे फैलता है। अगर ये पता तो उसके उपचार भी किए जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कौन से प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? दीर्घ उत्तरी। कह रहा सामान्य घरेलू देशज औषधियां से आप क्या समझते हैं? कह रहा कुछ मुख्य घरेलू औषधियों का सामान्य परिचय। घरेलू देशज औषधियां मतलब घर में जो औषधियां होती हैं उनके बारे में बताना है। और कह रहा कि मुख्य घरेलू औषधियों का सामान्य परिचय, अर्थात घर में कौन कौन सी औषधियां पाई जाती हैं उनके बारे में भी जानकारी दे देनी है कि इनका उपयोग क्या है और कौन सी औषधियां। इसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, इसी के अथवा में है, कह रहा है ग्रह परिचर्या
की परिभाषा देते हुए उसका महत्व को स्पष्ट कीजिए, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और लांग में इसी क्रम में अगला कौन सा है प्रश्न, 33 नंबर है। कह रहा व्यक्तिगत सज्जा और वेशभूषा में वस्त्रों का क्या स्थान। अभी इससे पहले इसी पर बात किए। क्वेश्चन क्या था कि जो वस्त्र होते हैं उनका महत्व और उपयोग को समझाइए। वही प्रश्न पुनः यहाँ पर दीर्घ में रिपीट हो गया। किसी व्यक्ति के लिए वस्त्रों के चयन में कौन कौन सी सावधानियां अपेक्षित होती है, कि वस्त्रों का चयन कैसे करना है। और जैसे आप इस समय सर्दी चल रही, तो जो भी वस्त्रों का हमें चयन करना है तो सर्दियाँ जाड़े के अकॉर्डिंग करना है, गर्मियों में गर्मियों के अकॉर्डिंग करना है कि हमें सूती वस्त्र पहनने, हल्के वस्त्र पहनने, ऐसे वस्त्र पहनने जिनमें गर्म कम लगे, अर्थात वो उष्मा के कुछ अलग हो। ठीक है। इसके बाद कह रहा है संवातन लिए के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कृत्रिम विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। कौन सा, 33 का अथवा है। इसी प्रकार 34 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से क्या तात्पर्य। स्थानीय का मतलब क्षेत्रीय लेवल पर, जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं पाई जाती हैं उनके बारे में बताना है। इसके बाद कह रहा है इसके मुख्य कार्य क्या है। तो आपको पता जहां आप रह रहे हो उसके आसपास पास पड़ोस में जो भी संस्थाएं पाई जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनके कौन कौन से कार्य हैं इनके बारे में। इसके बाद क्या कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के विषय में आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है कि मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति को सुन सकता है। लेकिन आपको पता है जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने लगता है तो शोर के रूप में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मतलब जो वॉइस होती है, आवाज होती है, वो बहुत अत्यधिक उसकी जब आवृत्ति हो जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि और इसे रोकने के उपाय बताइए। इससे कौन कौन सी हानियां हो सकती है। तो आपको पता है स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है जब बहुत ज्यादा तेज ध्वनि होती है, और कानों में समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की हानियां हो सकती हैं। कम रोकने के उपाय कौन से हैं। तो इसके लिए नियम कानून बनने चाहिए, और ये बताना चाहिए कि जो भी शादी विवाहों में जो डीजे बजते हैं उनकी आवृत्ति इतने से इतनी तक ही होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख ले। इसमें जो लांग के प्रश्न हमें मिलते हैं कौन से, एक 32, 33, 34 लास्ट वाले प्रश्न लांग वाले होते हैं। और इससे पहले कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न जो 27, 28, 29, 30, 31 होते हैं। और उसके ऊपर जो 21 से 26 प्रश्न होते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो विकल्पी होते हैं 1 से 20 तक के विकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप लोग एक बार फिर से इसे अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए नया लग सकता है कक्षा 9 वालों के लिए। ठीक है। और यहीं तक रखते हैं, आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करेंगे, जो भी आप देखेंगे और भी मॉडल पेपर लाए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं उनको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।